आप तमामी हाजरीन नाजरीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट उर्दू लैंग्वेज के बारे में, और ये आज का जो हमारा वीडियो है ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो आप ये सारे पार्ट्स को देखिए, सीरीज़ वाइज मैं बना रहा हूँ, उससे आप देखिए, उससे आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ये PDF मैं आंसर की के साथ आपको दे दूंगा। इसमें आपको थ्योरी प्लस 10 क्वेश्चंस मैं रखा हूं, तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इस PDF में भी मैं दे दूंगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आसानी से वहां आप पढ़ सकते हैं। और आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करा रहा हूँ, और फिर दीगर बातों को भी हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। और ये मैंने खुद इंपॉर्टेंट बातों को उसमें रखा है जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल है। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ज़बान की एक आमोजिश और इक्तिसाब, इन दोनों के बीच में एक तरह का आपको फ़र्क पूछा जाता है। पहले देख लेते हैं आमोजिश की तारीफ़ क्या होती है। आमोजिश मतलब कह सकते हैं कि अधिगम, सीखना। ठीक है, और उसमें क्या होता है, तजुर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली के तौर पर की जाती है, जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। ठीक है, इक्तिसाब में क्या होता है, बच्चे जो इक्तिसाब करते हैं वो एक फितरी अमल है, उसके लिए किसी फॉर्मल चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है, यानी इक्तिसाब करना जो है आपका ग्रहण करना, ये आप बच्चे के पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है। और बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल आने से कब्ल एक से ज़्यादा ज़बानें सीखने लगते हैं। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। ये आप वर्ड याद रखें कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो तकरीबन उसके पास जो है 5000 अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। अब दो चीज़ में आप फ़र्क ज़रूर समझ लें, एक आपका आमोजिश है और एक इक्तिसाब है। आमोजिश के लिए फितरी माहौल से ये नहीं सीख सकता है, फितरी अमल से नहीं सीख सकता है। फितरी अमल से जो बच्चा ज़बान सीखता है वो आपका एक्विजिशन है, जिसको इक्तिसाब बोलते हैं। और एक फॉर्मल तरीका, रस्मी माहौल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए जिसमें रह करके बच्चा आमोजिश करता है, उसको लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये फ़र्क आप समझ के रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वरना आप आमोजिश इक्तिसाब में आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लर्निंग एक्विजिशन में कन्फ्यूज़ जाएंगे, आपका एक नंबर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है ज़बान का नफ्सियाती पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मनोविज्ञान से संबंधित ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ रहा है। ज़बान में मनोविज्ञान का क्या भूमिका है। इंसान के दिमाग का ज़बान की सलाहियत से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिमागी चोट की वजह से मुतासिरा शख्स बोल नहीं पाता और समझ नहीं पाता है। तो हमारा जो जहन है, हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं ज़बान को मुतासिर करता है, या कह सकते हैं कि दिमाग अगर अच्छा आपका नहीं रहेगा तो आप ज़बान नहीं सीख पाएंगे। तो आपको ज़बान सीखने के लिए आपका जहन अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को बीच फ़र्क करने आना चाहिए, तब जाके आप ज़बान सीख पाएंगे। उसकी एक यहाँ पे साधारण मिसाल दी गई है कि चोट लगने की वजह से बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम खो जाते हैं। तो ये मिसाल आप समझ सकते हैं। एक मिसाल और नीचे यहाँ पे दी गई है। दीगर बहुत से हैवानात के मानंद इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, जिस तरह इंसान के दिमाग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पहला ब्रेन स्टेम है और दूसरा जो है सेरिबम है। तो इनके बीच में भी, तो जिस तरह यहाँ पे जानवर के जहन के 2 हिस्सों में बांटा गया है, और कह सकते हैं कि इंसान के जहन को भी 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया गया है। पहला अगर देखें तो पहला क्या है, पहले को बोलते हैं ब्रेन स्टेम, यानी निचले वाले हिस्से को, या पीछे वाला जो हिस्सा आपका होता है ब्रेन स्टेम बैक साइड वाला, और अगला हिस्सा जो आपका फ्रंट होता है, फोरहेड होता है, पेशानी होता है, आगे साइड जो आपका दिमाग है उसे बोलते हैं सेरिब्रम। ये 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर सवाल पूछा जाए कि जहन को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में बांटा गया है, ब्रेन स्टेम में और सेरिब्रम में। अगले वाले हिस्से को क्या नाम देते हैं और पीछे वाले हिस्से को क्या नाम देते हैं, तो अगला वाले हिस्से को सेरिब्रम बोलते हैं, पीछे वाले हिस्से को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ब्रेन स्टेम दिल की धड़कन और सांस को कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम कौन है, यानी ये ब्रेन स्टेम जो है आपके पीछे साइड वाला, ठीक है, पीछे साइड जो आपके दिमाग के पीछे साइड वाला, वो क्या करता है, दिल का धड़कन जो है और सांस को, इन चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो है जानदार को माहौल से जोड़ने में मदद करता है। आपका जो जहन है, आगे है दिमाग है, ये क्या करता है, आपका एक इंसान को दूसरे इंसान से रब्त पैदा करता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से बातचीत करने की सलाहियत पैदा करता है, या दीगर चीज़ें जो होती है, कनेक्शन होता है, संबंध होता है, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में सेरिब्रम जो आपका दिमाग का हिस्सा है वो काम करता है।
अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगर डाउट रह जा रहा है इसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगला पॉइंट है पावलोव और स्किनर। पावलोव और स्किनर का भी स्टेटमेंट आप क्लियर तौर पे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पेडागोजी का हो, सीडीपी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, आपको जो पेडागोजी है वहाँ भी पावलोव और स्किनर, पियाजे, वाइगोट्स्की, ये सब के टर्म में आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस पे एक सिलेबस मैंने तैयार किया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल देख लेते हैं पावलोव और स्किनर। जैसे माहिर किरदारियत, ठीक है, तो आईपी पावलोव और स्किनर मतलब कह सकते हैं स्किनर को माहिर किरदारियत के मुताबिक, यानी इनके मुताबिक क्या है, इन दोनों के मुताबिक क्या है, जबान सीखना एक तरह का स्टिमुलस और रिस्पांस, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान क्या है, ताल्लुक है। स्टिमुलस रिस्पांस क्या हुआ कि अगर आपको कोई चीज़, मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ अगर आपको दी जा रही है तो उसके बदौलत आप कोई काम कर रहे हैं, आपको काम करवाना है किसी बच्चे से, तो आप बच्चे को जब बुलाएंगे, आप बच्चा चाहेगा कि हमें कुछ मिले तब उसका हम काम करेंगे। तो बच्चे को अगर टॉफ़ी आप दे रहे हैं, कोई चॉकलेट दे रहे हैं, तो बच्चा आपका काम कर रहा है, वो स्टिमुलस हुआ और बच्चे का काम कहीं ना कहीं रिस्पांस हुआ। तो ये दोनों बता रहे हैं कि ज़बान के दरमियान में स्टिमुलस जिसको मुहर्रिक कहते हैं और जवाब जिसको रिस्पांस कहते हैं, ये इन दोनों के बीच में एक तरह का ताल्लुक है जो किसके माध्यम से या किसके जरिया बच्चा सीखता है। मश्क के जरिया, नकल के जरिया, रटने से ये चीज़ें हासिल होती हैं। बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, क्या कहते हैं लोग, बच्चा जो है जिस माहौल में रहता है वहाँ के लोगों की ज़बान को सीखता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है और चीज़ों और उनके बीच के रिश्ता जोड़ता है और उस नतीजे में वह ज़बान सीख जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये क्या करता है, एक तरह का स्कीमा बनाता है पहले अपने जहन में। इनके मुताबिक जो बात कही जा रही है कि बच्चा जो है स्कीमा बनाता है अपने जहन में और फिर उसको एसिमुलेट करता है, एकोमोडेट करता है, इसके ज़रिया वो बच्चा ज़बान सीखता है। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ करके वो कहीं ना कहीं जुमला बनाता है, जुमले बनाने के बाद वो तरसील करता है, बातचीत करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आईपी पावलोव साहब हैं और स्किनर साहब हैं, ये लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ज़बान को क्या कहते हैं। एक तरह कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में ये ताल्लुक कायम करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, नोम चॉम्स्की का नज़रिया। और पहली बार चैनल पे अगर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। सीटेट के वीडियोस कई सौ पड़े होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं और ये सीरीज़ जो चल रहा है इसे भी देख सकते हैं। और कंप्लीट आप चाह रहे हैं कि आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए एट प्लेटफॉर्म, तो आप बिल्कुल कंप्लीट उर्दू का मटेरियल ले सकते हैं जिसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बच्चे कई साल से ले रहे हैं और वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप भी लेके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये मटेरियल दे रहा हूँ, ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा। अगला देखते हैं नोम चॉम्स्की का नज़रिया। नोम चॉम्स्की का नज़रिया अगर देखा जाए तो नोम चॉम्स्की एक तरह का स्पेशलिस्ट लिंग्विस्टिक माने जाते हैं, ज़बान के बहुत ही माहिर शख्स माने जाते हैं, भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में ज़बान की सलाहियत पैदाइशी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि किसके मुताबिक बच्चे के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत जो है पैदाइशी होती है, बाय बर्थ होता है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक ख़ास अज़्व लेके आता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको हाईलाइट में कर दिया हूँ। आप लोग प्रिंट अगर निकलवाएं तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसको कलर निकलवा लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो खास बातें होती है उसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अदरवाइज़ नहीं मुमकिन है तो आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट निकलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उन चीज़ों को आप जब रिवीजन करेंगे एक बार ही आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा और आसानी से आप उसे समझ जाएंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस आपका लैड का फुल फॉर्म पूछ सकता है, लैड किसने दिया, लैड किससे संबंधित है, तो ज़बान सीखने से ये मुताल्लिक आपका है। ज़बान सीखने की बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा अपने माहौल में बोली जाने वाली ज़बान सुनता है तो उसकी ज़बान सीखने की फ़ितरी सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। अब फ़ितरी सलाहियत मुतहर्रिक जो होती है, अभी हमने ऊपर देखा है कि फ़ितरी ज़बान जो सीखता है बच्चा, फ़ितरी माहौल में फ़ितरी अमल के ज़रिया जो ज़बान सीखता है वो क्या होता है, वो आपका एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्तिसाब बोलते हैं। तो इनका कहना है कि बच्चा जो फितरी सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती है और कुछ अरसे में बच्चे का दिमाग बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है। यानी माहौल में रह करके बच्चा सारी चीज़ों को हासिल करने लगता है, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चा ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है।
और बच्चा ज़बान बोलना शुरू कर देता है। उनका कहना है कि ज़बान का फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद पैदाशी तौर पर बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है। इनका ये डायरेक्ट कहना है कि बच्चा खाली स्लेट की तरह नहीं होता है। बच्चा जब पैदा होता है जहन में कुछ न कुछ उसके दिमाग में होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। और जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके पास 5000 अल्फाज के ज़ख़ीरे हो जाते हैं, 5000 अल्फाज के ज़ख़ीरे हो जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखें। और अगला पॉइंट देखते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका है। तो लैड और यूनिवर्सल ग्रामर टर्म दिया हुआ या शब्दार्थ जो है दिया हुआ किसका है, नोम चॉम्स्की साहब का है। तो याद रखिए आप। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला है जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पोशीदा, जीन्स, ठीक है, जीन्स जो कि माता पिता में 23 के जोड़े में होते हैं उससे मुतालिक बात हो रही है। पोशीदा होते हैं यानी ज़बान सीखने की जो सलाहियत है बच्चों के अंदर जीन्स में पोशीदा होते हैं, उसे इन्नेट लैंग्वेज का नाम देते हैं। नोम चॉम्स्की साहब जीन्स जो है उसे इन्नेट लैंग्वेज का नाम देते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो ज़बान जानते हैं वो भी बच्चों के जीन्स में कन्वर्ट होता है। माता पिता से जब बच्चे की जो तश्कील होती है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है, बच्चे को फ्रेम किया जाता है, उस टाइम भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कन्वर्ट होता है, वो जाता है। तो उसको अंग्रेज़ी में इन्नेट बोलते हैं। और कह सकते हैं कि पोशीदा ज़बान भी इसको हम कह सकते हैं उर्दू में। माहौलियाती राबिता फितरी कवायद को बेदार कर देता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान दुनिया की कोई भी ज़बान सीख सकता है बशर्ते उसे ज़बान को सुनने के मुनासिब मौके फराहम हो। सिर्फ माहौल, इनका कहना क्या है कि बच्चे अगर माहौल मिल जाए, जिस माहौल में रहेंगे वो ज़बान सीख जाएंगे। उर्दू के माहौल में, हिंदी के माहौल में, अंग्रेज़ी ज़बान के माहौल में, जिस माहौल में आप डाल देंगे बच्चे वो ज़बान सीख जाएंगे। तो इनके बीच आप फ़र्क ज़रूर करते चले अपने हिसाब से। चूँकि मैं बहुत मुख्तसर में नोट बनाया हूँ, इसे आप पढ़ के समझ सकते हैं या एक दो वर्ड में अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। नोम चॉम्स्की का क्या कहना है, प्याजे साहब का क्या कहना है, या फिर IP पावलोव साहब का, स्किनर साहब का क्या क्या कहना है। इन चीज़ों को आप अगर क्लियर करते चलेंगे तो आसानी होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्याजे और वाइगॉस्की का नज़रिया। प्याजे वाइगॉस्की जैसे माहिर नफ्सियात ने इन दोनों इंतहाई नज़रियात के दरमियान का रास्ता चुना। अब यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि पहले बच्चा ज़बान पहले आती है कि किसके ज़रिए वो ज़बान सीखता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाज़ो हो जाता है। एक तरफ माहिरीन किरदारियत के मुताबिक दिमाग एक कोरिस्लेट के मानंद है। ठीक है, माहिर बिहेवियरिस्ट का क्या कहना है, बच्चे का दिमाग जो होता है ना कोरिस्लेट की तरह होता है, यानी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है। जब पैदा होता है तो जॉन लॉक का एक स्टेटमेंट बेस पे कि बच्चे का जो दिमाग होता है तबुला रासा की तरह होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब स्कूल में जाता है या समाज में रहता है या अपने पेरेंट्स के पास रहता है तो जो अल्फाज सुनता है सबसे पहले वही उसके दिमाग में नक्श कर जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि माहिरीन किरदारियत के मुताबिक दिमाग जो है बच्चे का एक स्लेट के मानंद होता है, खाली प्लेट के मानंद होता है। दूसरी तरफ चॉम्स्की के मुताबिक लिसानी काबिलियत बच्चे में पैदाइशी होती है। अब यहाँ पे नोम चॉम्स्की का क्या कहना, अभी ऊपर हमने देखा कि नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो सलाहियत होती है ज़बान सीखने की वो पैदाइशी होती है, बाय बर्थ होता है, जन्म से होता है। प्याजे ने कहा कि ज़बान दीगर वफाकी निज़ामों की तरह गर्दपेश के साथ, अब इनका भी कहना है कि गर्दपेश का मतलब है एनवायरनमेंट, जिस पर्यावरण में रह रहे वो उसके इंट्रैक्शन से बच्चे के अंदर ज़बान की नशोनुमा हो जाती है। प्याजे का नज़रिया तामीराती यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट पे काम करते हैं प्याजे साहब, जिसके मुताबिक बच्चे हवासे खमसा के ज़रिया इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है, एसिमिलेट करता है, एकोमोडेट करता है और आपका इक्विलिब्रियम करता है, स्कीमा बनाता है। ये चीज़ें हैं और ये 4 टर्म जो है ये भी आपको याद करना है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा है, इक्विलिब्रियम किसका दिया हुआ, तो ये प्याजे साहब का है। इस पर भी वीडियो में बना दिया हूँ या फिर नया जो इसका मैं अगला पार्ट लाऊंगा उसमें इन चीज़ों को शामिल करते हुए चलूँगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बच्चे एक तरह का स्कीमा बना के ज़बान को सीखते हैं। ये किसका कहना है, प्याजे साहब का। वाइगॉस्की के मुताबिक ज़बान समाजी राब्ते का नतीजा है। अब ये कहते हैं कि ज़बान जो है बच्चा बाय बर्थ नहीं सीखता है बल्कि समाज में आता है, समाज में रह करके ज़बान सीखता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें प्याजे साहब का और नोम चॉम्स्की साहब का, दोनों के नज़रियात एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो इख्तलाफ हो रहा है, इनके बीच में जो विरोध पैदा हो रहा है वो वाइगॉस्की साहब के बीच में हो रहा है कि वो कहते हैं कि वाइगॉस्की के मुताबिक क्या है, ज़बान समाजी राब्ते का नतीजा है। ज़बान के नशोमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है, एक अनापरस्त यानी ईगोसेंट्रिक बोलता है और दूसरी सोशल यानी समाजी अनापरस्त ज़बान का इस्तेमाल वो खुद मुखातिब करने में, समाजी ज़बान का इस्तेमाल दूसरे को मुखातिब करने में। यानी इनका क्या कहना है कि बच्चे जो ज़बान बोलते हैं, ठीक है,
बच्चे जो ज़बान बोलते हैं उनको दो भागों में उन्होंने बांट दिया कि एक अनापरस्त होता है जिसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा इगोसेंट्रिक, और दूसरा क्या है समाजी। समाजी क्या हुआ कि बच्चे जो है समाज में रह करके सीखते हैं अनापरस्त ज़बान का इस्तेमाल। अब बोलते हैं इगोसेंट्रिक जो ज़बान है उसका इस्तेमाल वो ख़ुद को मुखातिब करने के लिए होता ना कि मैं कुछ जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मैं दुनिया का सबसे अजीम इंसान हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं कहना है कि इंसान अपने अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का ईगो पैदा होता है। एक ज़बान तो वो है, और एक दूसरी ज़बान है जिसको समाजी तामुल का नाम दिया जाता है। समाजी ज़बान का इस्तेमाल वो दूसरों को मुखातिब करने में करता है, यानी दूसरों से बातचीत। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे किसी भी इंसान को, तो अगर किसी इंसान के अंदर घमंड है तो वो अपने आप से कम्युनिकेट करता है कि मेरी तरह कोई थोड़ी है, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और एक इंसान नॉर्मल होगा तो वो दूसरे से बात करेगा कि हाँ भाई आप भी अच्छे हो सकते हैं, आप भी अच्छे हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, दूसरे की बात सुनता है, तो वो सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। अगर आपस में बात करें तो ये इगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नतीजा निकल के आया कि वाइगोत्स्की साहब का जो नज़रिया है, उनका कहना ये है कि बच्चे समाज में रह करके ज़बान सीखते हैं और समाज की बदौलत ही ज़बान सीखते हैं। नोम चॉम्स्की साहब का, पियाजे साहब का कहना है कि बच्चे बाई बर्थ जो है पैदाइशी ज़बान की सलाहियत लेकर आते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं बंदूरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। बंदूरा साहब का देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें, मैं बीच में इसी वजह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। इसके मुताबिक यानी बंदूरा साहब के मुताबिक ज़बान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव की मुशाहिदा और तकलीद पर मुनहसर होती है। यह अमल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, यानी इनका क्या कहना है कि बच्चे के अंदर ये अमल जो आता है ज़बान सीखने का वो रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आता है। रीइंफोर्समेंट या कह सकते हैं पुनर्बल, कुमुक, ठीक है, कुमुक के बगैर भी हो सकता है। यानी रीइंफोर्समेंट तो बच्चे अच्छा सीखते हैं। जाहिर सी बात है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा क्लासरूम में है, अच्छा बहुत अच्छा काम किया और आप उसको सिर्फ ऐसा चेक करके भेज दे जाओ, तो बच्चा फिर दोबारा अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर उसको आप गुड लिख दें, वेरी गुड लिख दें, एक्सलेंट लिख दें, स्टार्स दे दें, टॉफ़ी दे दें, ठीक है, उसकी तारीफ़ कर दें, तो वो अगली बार भी काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश करेगा काम करने की। उसी तरह अगर कोई बच्चा ज़बान सीख रहा है, स्टेज पे जा रहा है, उसे डर लग रहा है, क्लास में बोल रहा है, थोड़ा गलत बोल रहा है, फिर भी उसकी आप तारीफ़ करें, उससे क्या होगा, उसको एक तरह का पुनर्बल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो वो और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। इस नज़रिए के हामियों का मानना है कि बगैर मॉडल के बच्चा अल्फाज ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक मॉडल होना चाहिए, एक माहौल का होना ज़रूरी है, उसके बगैर बच्चा जो है ज़बान नहीं सीख पाएगा। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें रहने वाले दीगर अफराद जो ज़बान और अल्फाज बोलते हैं, बच्चा वह सुनता है, फिर चाहे उन्हें दोहरा ना पाए लेकिन अल्फाज और ज़बान के बारे में मालूमात ज़रूर हासिल कर लेता है। तो ये बातें हुई बंदूरा साहब का कहना। इनका खुलासा कलाम यह है कि बच्चा जो ज़बान सीखता है वो रीइंफोर्समेंट के ज़रिए भी सीखता है, और रीइंफोर्समेंट ना मिले तब भी ज़बान सीख सकता है, और माहौल एक तरह का कहीं ना कहीं दरकार होता है ज़बान सीखने के लिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा और वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आंसर करने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है, इस बयान से वाज़ेह होता है। अगर मेरी आवाज़ या मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग यूट्यूब से जा कर के स्पीड कम कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि जो स्पीड है कम कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। अभी हमने क्या देखा, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो कितने हज़ार अल्फाज, 5000 अल्फाज के ज़ख़ीरे उसके पास हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। पहला ही सही हो गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि बेस्ट आपको चुनना पड़ता है। बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान सिखाना बिल्कुल गलत, सिर्फ जो है ओनली वाला ये गलत है। बच्चे के पास तमाम मालूमात होती हैं, उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत। बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं तो ये भी गलत, एक ज़बान सीख रहे होते हैं लेकिन दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो एक ज़बान के ज़ख़ीरे अपने पास लेकर आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, अपने कॉपी में नोट करें। ये टोटल हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी होना चाहिए? नोम चॉम्स्की के मुताबिक अभी हमने देखा है कि क्या होना चाहिए, तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बान रवैयों की तक़वियत, नक़ल और मश्क, इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिका,
या फिर आपका जो है कवायद की जल्द तदरीस। तो क्या होना चाहिए? नॉम चॉम्स्की के मुताबिक, नॉम चॉम्स्की किस चीज़ के कायल हैं? मतलब बच्चा जो होता है बाय बर्थ, जन्म से ही उसके पास ज़बान सीखने की सलाहियत होती है। तो जन्म से अगर आप कीवर्ड पकड़ लिए कि इनका कहना है, तो जन्म से, पैदाइशी, बचपन, शुरुआती, इस तरह के लफ्ज़ जहाँ मिलेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। इस वजह से मैं पहले थ्योरी पढ़ा दिया हूँ ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो। आप लोग ज़रूर बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि 10 में से आप कितने सही कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर और वीडियोस आपके लिए बनाकर लाऊंगा, कलरफुल लाऊंगा, ताकि आप अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सिर्फ मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक भी पहुँचा दिए ताकि वो लोग भी सीटेट की तैयारी अच्छी कर सकें और उस उर्दू में कम से कम वो अच्छा मार्क्स गेन कर सकें और दीगर सब्जेक्ट में भी आप अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ए सही हो गया, सी सही हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला है तदरीसी आमोजिश अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, पेडागोजी ऐसे ये क्वेश्चन आ गया। तदरीसी आमोजिश के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आप जो क्लासरूम में जो विधि अपनाएंगे, तो जो तरीक़ा तदरीस अपनाएंगे, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं। ठीक है, तकनीक है, अमल है, रवैया है या तरीक़े। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप लोग इसका खुद सोच सकते हैं। चलिए इसका आंसर अगर देखते हैं तो यहाँ पे पेडागोजी जो होता है, पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी जो होता है एक तरह का वो साइंस और आर्ट होता है, टेक्निक और आर्ट होता है। ठीक है, टेक्निक और आर्ट को हम पेडागोजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी से बन गया। तो तकनीक जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि डिफरेंट तरीके से वो तकनीक इस्तेमाल करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अपनी विधियों में कहीं ना कहीं वो परिवर्तन लाता रहेगा समय अनुसार। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं, इस खसूसियत से अंदाज़ा होता है। देखिए कोई भी ज़बान जो होती है ना, उसके अंदर एक अपना उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका तलफ़ुज़ अलग से होता है। ठीक है, हर ज़बान की अपनी एक खसूसियत है, कहीं न कहीं वो एक दूसरे ज़बान से थोड़ा बहुत अलग होता है या कह सकते हैं कि उससे मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे बताना हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं, इस खसूसियत से अंदाज़ा होता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो उसे आप क्या नाम देंगे या किस नाम से उसे आप जानेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं महारत दरकार होती हैं, निज़ाम है, मखसूस खसूसियात हैं, या फिर और क्या हो सकता है। तो इसमें देखते हैं ये आपका यहाँ पे अलल टप। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, अलल टप, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी या अलल टप का मतलब होता है रैंडम। रैंडम, रैंडम मतलब अचानक। ठीक है, या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो जाहिर सी बात है आपकी एक ज़बान में उर्दू ज़बान का जो स्ट्रक्चर है, साख्त है, वो कुछ और हो सकता है। अंग्रेज़ी ज़बान का स्ट्रक्चर है, उसका कायदा कानून कुछ और हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान के तलफ़ुज़ इंग्लिश में करेंगे तो कुछ और होगा, उसको अगर उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और होगा। तो ये रैंडम आपका होते रहता है। तो अलल टप या आर्बिट्रेरी नाम से इसे आप याद रख लीजिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों, ठीक है, जैसे संस्कृत है, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खसूसियत का इल्म होता है। बहुत सारी ज़बान, चूँकि उर्दू ज़बान बहुत सारी ज़बानों से मिल करके वजूद में आया है, बना है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इसने सारी चीज़ों को कबूल करते चला गया, बहुत सारी ज़बानों को इसने जगह देते चला गया। तो ये आपका जल्द कबूलियत है, रब्ते कलाम मतन है, शक्लियात है, या गैर लचीलापन। गैर लचीलापन तो नहीं है, बिल्कुल गैर लचीलापन अगर होता यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती तो ये दीगर ज़बानों को अपने अंदर क्यों शामिल करता, सबको निकाल देता। ठीक है, शक्लियात का मतलब कह सकते हैं दुश्वार है। रब्ते कलाम मतन एक तरह का कह सकते हैं कि एक ज़बान का दूसरे ज़बान से ताल्लुक़। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत का जो रूल इस्तेमाल होता है वो आपके उर्दू में भी इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो इस वजह से आपका यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। देखिए जल्द कबूलियत यानी सारी ज़बानों को ये खैर मकदम कहता है, सारी ज़बानों को, भाषाओं का ये वेलकम करता है, स्वागतम करता है। तो जल्द कबूलियत आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। ज़बान बुनियादी तौर पर क्या होगी, तरसीमी, ग्राफिक, तहरीरी, बसरी। जब ज़बान आपका है तो वो तरसीमी, ग्राफिक की तरह का लिखने से मुताल्लिक है। ठीक है, और तहरीर जो है लिखने से मुताल्लिक है, बसरी देखने से मुताल्लिक है। तो ज़बान की अगर बात जो अगर आप ज़बान बोलेंगे, अगर आप कोई चीज़ लफ्ज़ बोल रहे हैं तो लफ्ज़ आपका लिखा हुआ फॉर्म तो होगा नहीं, बोला हुआ फॉर्म ही तो होगा, बोले हुए अल्फाज ही तो होंगे। इसी वजह से ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। यानी ज़बान में अगर आप सलाहियत पैदा करना चाह रहे हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करें, तलबा से बातचीत करें। अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दें। ये तो आप बिल्कुल काट दीजिए। गलतियों की निशानदही करके और उसकी इस्लाह करके बताइए आपको इसका आंसर क्या लग रहा है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं फिर आपको हम बताते हैं। देखिए, मंदरजा झेल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। अब देखिए, ज़बान सिखाना है और ज़बान के ज़रिए बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करनी है, तो मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करना। मतलब हुआ कि ज़बान बच्चे तो जान रहे हैं लेकिन उनको हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, उन्हें हम बोलने का मौका नहीं देते हैं, उन्हें ज़बान को एक्सप्रेस करने का जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाधा बन जाता है। लेकिन अगर ये करेंगे, मवासलात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करेंगे, तो बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़बान सीखेंगे और बच्चों के अंदर ज़बान सीखने की सलाहियत भी पैदा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है किसके लिए, तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। ऐलान के ज़रिया, इज्तिमा के ज़रिया, तबादला के ज़रिया, इनमें से सभी। जाहिर सी बात है, ऐलान करेंगे तो आप ज़बान बोलेंगे, इज्तिमा करेंगे उसमें भी आप भाषण देंगे, तकरीर करेंगे, लोगों को मदऊ करेंगे। तबादला के ज़रिए, तबादला ख्याल के ज़रिया, इसको तबादला ख्याल कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, कारगर होती है, यूज़फुल होती है। ज़बान बेहतरीन तरीका है तो इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है और ये आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है। मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जानकारी और तलफ़्फ़ुज़ का इल्म हासिल करना, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना, ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए मादरी ज़बान की बात की जा रही है, मादरी बुनियादी ज़बान, ठीक है। ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, यह आपका सही होगा कि मुख्तलिफ तहरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ भी आपका अच्छा होना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ का इल्म भी होना चाहिए। अगर आपको तलफ़्फ़ुज़ का इल्म नहीं होगा कि कौन सा लफ्ज़ में कहाँ से अदा करना है, आइन कैसे बोलना है, गैन कैसे बोलना है, काफ कैसे बोलना है, तो आप तलफ़्फ़ुज़ का इल्म नहीं होगा तो अच्छा तलफ़्फ़ुज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मादरी ज़बान की हत्तल इम्कान जानकारी होना ज़रूरी है। ये आपका तरीका नहीं माना जाएगा। मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतर नहीं है, तो मादरी ज़बान चूँकि आप पढ़ा रहे हैं तो जितना बच्चे जान रहे हैं वहीं से आपको पढ़ाना है। हत्तल इम्कान मतलब जितना ज़्यादा हो सके बच्चे वो जाने, तो ये आपका ऑप्शन निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद फिर हम आपको आंसर दिखा देंगे और ये PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और देख लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, किसमें कहा जा रहा है मंदरजा झेल में से कौन सा एक तरीक़ेकार तदरीस के लिए है। मंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा एक तरीका है जो तदरीस के लिए है। मखसूस तरीक़ेकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार, उभारने का तरीका, इनमें से सभी। अब देखिए, मखसूस कोई स्पेसिफिक कायदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक आप विधि इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, स्टोरी टेलिंग है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय प्लेइंग है। इन सभी चीज़ों को में से किसी एक मखसूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरलुत्फ़ तरीक़ेकार, बच्चों को जिसमें खूब मज़ा आए, खूब आनंद आए, लुत्फ़ आए, वो तरीका भी। उभारने का तरीका, उभारने का मतलब क्या हुआ, बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना, उत्तेजित करना, सीखने के लिए वो तैयार हो जाए। इस वजह से ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और फिर आपको ये PDF जैसे मैं बोला था आपको ये मिल जाएगा आंसर की के साथ। आप देख के इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा थ्योरी के साथ, ठीक है। तो ये PDF आप ले सकते हैं जिसमें आपको पूरा सीटेट का उर्दू मटेरियल जो जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन आपको दिया गया है आंसर की के साथ। और साथ ही साथ उसमें मैंने पेडागोजी का थ्योरी भी दिया है और आपको इसमें पैसेज भी मिल जाएगा, आपको नज़्म है, नस्र है, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी बच्चे लिए। और इसको अभी से अगर आप लेके रखेंगे, तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ लास्ट में लेंगे तो फिर आपके लिए दुश्वारी होगी, आपको उतना वक्त नहीं मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आप इसको टाइप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या मेरा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एटलीस्ट, अगर आपको लगा हो कि ये यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। मैंने बहुत मेहनत करके ये PDF आपके लिए तैयार किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।